नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ बंकित चौधरी। जी, हम आज मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं निक्की हत्याकांड, जो लगातार चर्चा का विषय बन चुका है और हर रोज इस पे नए अपडेट्स आ रहे हैं। जी हाँ, और कल 5 लोगों की अभी तक कुल इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आरोपी है उसके पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह से पूरे षड्यंत्र में उसके शामिल होने की बात सामने आ रही है। जी, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मीनाक्षी शर्मा जी, मैम आपका भी बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले एसीपी वेदभूषण जी से बात करेंगे। सर, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं और पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट था लिविंग रेगुलेशन के ऊपर, उनको जस्टिफाइड कर दिया था कि समझदार लड़के लड़की युवतियाँ और युवक आपस में सहमति के साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, शादी के बिना रह सकते हैं। बच्चा क्यों पैदा करना ना करना उसकी अपनी सहूलियत है, अपनी उनकी सोच है। तो बहुत ब्रॉड बात है के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर निर्णय दिया था। तौर से हमारा समाज गुजर चुका है, बल्कि आपके फादर ग्रैंड फादर गुजरे हैं। जिस स्थिति से मैं और मीनाक्षी और हम सभी लोग गुजर रहे हैं, और एक तीसरी जो पीढ़ी जो आ रही है, वो जो पीढ़ी है, तीनों के बीच में जो डिफरेंस और ट्रांजिशन पीरियड है वो अलग अलग है। उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, नेक्स्ट जनरेशन की सोच अलग है। परंतु अभी तक हम वेस्टर्न कल्चर को अधकचरे बने हुए ना तो अपना पाए न छोड़ पाए। वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत कॉमन है, डाइवोर्स कर देना, लिविंग रिलेशन में रहना, शादी करना ना करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज में जाना ना जाना, ये उसकी अपनी सोच है। परंतु हम उस सोच से अभी निकल नहीं पाए। इसी का परिणाम है जो आपने श्रद्धा वालकर केस देखा, आपने अभी केस के लिए और इस तमाम तरह के बच्चे हैं जिसके ऊपर नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यूएन डिफेंडर साइप्रस में था, मेरी जो कुलीग थी, जो पुलिस ऑफिसर थी, शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने, जैसे मैंने उनसे पर्सनल क्वेश्चन रिक्वेस्ट करके पूछा कि आप अकेली है, सिंगल है, मैरिड है, तो उन्होंने बताया था मैंने एक वन नाइट की मैरिज रही थी, मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मैंने शादी की और एक दिन बाद मैंने उससे डाइवोर्स किया। तो मैंने उससे फिर दोबारा क्वेश्चन किया कि आई वांट टू नो व्हाई यू डाइवोर्स योर हस्बैंड। उसने बताया क्योंकि मैं उसके साथ जब पहली रात को मिली तो उसकी इतनी बदबू आती थी, उसकी कंडीशन, मैं उसको पूरी जिंदगी धो नहीं सकती थी, टॉयलेट नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई आई डाइवोर्स नेक्स्ट डे। तो जो हमारा सोच है, जो पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, अभी हम उस चीज के लिए मैच्योर नहीं। अब आप निक्की यादव के केस पर आते हैं। निक्की यादव के केस में, निक्की यादव एक यादव परिवार से है और हरियाणा की रहने वाली बोलती से, और उनके जो पार्टनर थे साहिल गहलोत, जो अब जेल में है अपने 5 साथियों के साथ, तो दोनों के बीच में जिस तरह से रिलेशनशिप रही, पढ़ाई लिखाई, बाद में जो एक को ढाबा चलाना, और जिस तरह से शादी कर लेना, अपने दोस्त को बिजनेस रख लेना, फिर बाद में तकरार होना, फिर शादी फिक्स हो जाना, बड़े गुपचुप तरीके से, जिसके बीच में बहुत सारी चीजें अपनी जो में लाई नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस सोचेगी समझेगी को बताएगी। परंतु एकदम से हम इस जजमेंट पर नहीं पहुंच सकते थे। क्या उसमें निक्की यादव भी कहीं जिम्मेदार थी, या केवल गहलोत और उसका परिवार, या जो लोग अरेस्ट हुए जिम्मेदार, या टोटल समाज में अभी कहीं को जागरूकता लाने की जरूरत है। इसके लिए ये इतना बड़ा कानून लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इस तमाम जो सवाल है, इसके जवाब अभी आने बकाया है। समाज भी मंथन कर रहा है कि सब समाज में चल क्या रहा है। चाहे हिंदू मुस्लिम पे देखे, सवाल को देश में मुस्लिम इशू कर दिया गया, उसमें क्योंकि आपका। जी सर, लौटेंगे आपके पास। जी लौटूंगा सर आपके पास दोबारा। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास आपके लिए। मीनाक्षी शर्मा जी से जानते हैं। मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि महिलाओं के लिए बहुत ही अनसेफ वातावरण है, माहौल है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है ताकि इस तरह के जो घटनाक्रम है वो दोहराए ना जाए? बंकित, चाहे ये निक्की कांड हो, चाहे श्रद्धा कांड हो, चाहे अभी कंझावला कांड हुआ, ये जितने भी अपराध हो रहे हैं ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये लेकिन इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हो रहे हैं अपराध, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है
और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो एलजी साहब की है, और एलजी साहब अपनी इस जिम्मेदारी में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। अब आप और बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं, कितने भी कोई कितने से बड़ा बड़ा केस हो जाते हैं, खूब डिबेट्स होती है न्यूज चैनल्स पर, सब कुछ होता है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और ना ही उसमें वो कुछ काम करना चाहते हैं। आप देखिए कि दिल्ली सरकार को तंग करने के लिए वो न जाने कितनी कोशिशें करते रहते हैं। आज चाहे उन्हें मेयर चुनाव में अड़ंगा लगाना हो, चाहे दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा लगाना हो, तब उनके खूब स्टेटमेंट्स भी आते हैं और सब कुछ होता है, विज्ञापन तक दिए जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली के अपराधों की बात आती है, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली एक लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो एलजी साहब की है, केंद्र सरकार की है। तो जब केंद्र सरकार और एलजी साहब क्यों चुप है इसमें? अमित शाह जी क्यों चुप बैठे रहते हैं जब दिल्ली का इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है? आज देखिए दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने इतनी कोशिश की महिला अपराधों को रोका जा सके, जितनी उनकी जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने कैमरे लगवाए, डार्क स्पॉट्स को लाइट लगवा कर क्लियर किया, और उसमें मार्शल्स लगवाए बसों के अंदर। जितना कोशिश हो सकी दिल्ली में, जितनी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियां बनती है उनको निभाते हुए कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। किंतु जो एलजी साहब हैं उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है दिल्ली की महिलाओं की। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रोज ऐसे नए नए अपराध सामने आते हैं जो दिल दहला देते हैं, माँ बाप को डरा देते हैं। कैसे हमारी बच्चियां बाहर निकले, कैसे महिलाएं बाहर निकले, उनको न्याय पे भरोसा नहीं रहा है। बताइए कैसे किया जाएगा? यहाँ तक कि इसमें जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस प्रशासन है, उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, और मैं कहूंगी इसमें हमारे समाज की भी गलती है बहुत। इसमें जवाबदेही हमारे समाज की, दिल्ली पुलिस की और एलजी साहब की, तीनों की बनती है, और तीनों को जवाबदेही देनी होगी। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, अब कुल मिलाकर के मामला यह है कि आम आदमी पार्टी आए दिन धरना देती रही है, चाहे मेयर चुनाव को लेकर के हो, चाहे शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की बात हो, हर एक मुद्दे पर आम आदमी पार्टी धरने पर उतर आती है, सड़कों पर उतर आती है। लेकिन महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर आम आदमी पार्टी आज तक धरने पर क्यों नहीं बैठी, या गृह मंत्रालय के सामने या एलजी साहब के आवास के सामने क्यों धरना नहीं दिया गया? जी एक और प्रश्न है जी, कैमरे की बात जी बिल्कुल, पहले मैं मिथुन जी की आपका जवाब दे देती हूँ। वो खराब है मैम। 60% जो सीसीटीवी कैमरा दिल्ली सरकार ने लगाया है, एक रिपोर्ट में सामने आया कि 60% कैमरे बंद है और डार्क स्पॉट बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली में, लाइटें। बिल्कुल, मैं आपके दोनों के बात का जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात तो महिला सुरक्षा पे हमने कई बार एलजी का घेराव किया है, लेकिन कभी भी एलजी साहब ने बाहर निकलकर हमारे को कभी भी जवाब नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही जब कांड हुआ था, कंझावला कांड हुआ था, तब भी हमने धरना दिया था एलजी साहब के पास। तो आप ये नहीं कह सकते कि महिला सुरक्षा पर हम बात नहीं करते, हमने हमेशा महिला सुरक्षा पर आवाज उठाई है। किंतु जिनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप देखिए, जब हमने कंझावला केस पर अपना धरना प्रदर्शन किया था एलजी साहब के वहां इतनी ठंड में वाटर कैनन चला दिया गया था हमारे ऊपर, और लोगों की तबीयत खराब हो गई थी इतनी ठंड के अंदर। यहाँ तो आप उनकी जवाबदेही तो छोड़िए, आप सवाल नहीं कर सकते हैं एलजी साहब से, वो आपको जवाब देंगे ही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। और रही बात कैमरे की, तो जितने दिल्ली के अंदर कैमरा लगे हुए हैं बंकित और मिथुंजय जी, आप पूरे देश के अंदर, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, जितने कैमरा दिल्ली के अंदर लगे हो कहीं नहीं लगे हुए हैं। जितनी महिला सुरक्षा दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार ने काम किया है, पूरे देश की राज्य सरकारों को मैं चैलेंज करती हूँ, उतना काम उन्होंने नहीं किया होगा। और आप बात करें दिल्ली के कैमरों की, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। आप ये देखिए, दिल्ली के कंझावला केस में भी की भी बात कर रही हूँ, कितनी केसेस की बात कर रही हूँ। आपको जो फुटेज मिलती है वो दिल्ली सरकार के कैमरों से ही मिलती है। और कितनी बार तो, क्योंकि खुद मैं एक महिला सुरक्षा पे काम करती हूँ, मैं खुद महिला के लिए एनजीओ चलाती हूँ, हमने कितनी बार फुटेज दिया दिल्ली पुलिस को, लेकिन उससे कार्रवाई हो तो फायदा है ना उनका। हम तो काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं जब जितने भी काम करती हूँ महिलाओं के लिए, हम दिल्ली पुलिस से सबसे पहले कैमरों पे ही कार्रवाई करवाते हैं कि कैमरे की फुटेज निकालिए, और निकल कर आती भी है, लेकिन उससे कार्रवाई नहीं होती है बंकित। तो फायदा क्या है उन कैमरों को लगवाने का, अगर जवाबदेही नहीं है दिल्ली पुलिस की और एलजी साहब की उनके ऊपर। और डार्क स्पॉट की भी मैं बात करती हूँ, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री स्ट्रीट योजना है, लाइट योजना, उसके तहत गली गली में लाइटें लगवाई गई हैं, घर घर पर लाइटें लगवाई गई हैं, क्योंकि कई बार खंभों पर नहीं लगाई जाती। तो आप आइएगा बंकित, आपको किसी भी आप राज्य उसके कहेंगे, किसी भी विधानसभा में जाने के लिए कहिए, मैं आपको साथ ले जाके चलूंगी और घर घर पे आपको लाइटें दिखाऊंगी कि कितने डार्क स्पॉट्स हमने क्लियर किए हैं। अब पहले की आप दिल्ली देखिएगा, केजरीवाल जी सरकार से पहले की दिल्ली देखिएगा और आज की दिल्ली देखिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले कितने डार्क स्पॉट्स हुआ करते थे और आज कितनी दिल्ली उजागर है, वो आप देख सकते हैं।
जी, रचना जी से जानते हैं। रचना जी, आपने सुना कि मीनाक्षी शर्मा जी ने बहुत सी बातें की है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए, जी क्या आप उनसे सहमत हैं पूरी तरीके से? और एक और प्रश्न कि इस मामले में जो ताजा अपडेट्स रोज आ रहे हैं, नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? मैम, देखिए, मीनाक्षी जी ने जो कैमरे वाली बात कही है वो मैं सोचती हूँ कि काफी हद तक मैं उससे सहमत हूँ, पर कितने कैमरे काम कर रहे हैं बात देखने वाली वो है। और जहाँ लाइटें लगी हैं वो कह रही हैं, तो वो कितनी लाइटें हैं जो एक्चुअली लगी हुई हैं और जो चल रही हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कंजावाला केस के बारे में मेंशन किया, वो तो काफी वो बड़ा स्ट्रेच काफी अंधेरे में था। और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में पहुंच रही है, इसलिए उनकी जो आवाज उठाना है, जिस तरह से पहले उठाते थे इतने सशक्तिकरण के साथ आवाज, वो उन्होंने थोड़ी कम कर दी है। जी जी रचना जी, अब चांद बख्शी जी से पूछना चाहेंगे कि आप मैम आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखती हैं और किसकी जवाबदेही है इस पूरे मामले को लेकर के आपके हिसाब से? इस बारे में मैं यही कहूंगी कि इतना टाइम हो गया है हमारी सिटी को इम्प्रूव करने में, मगर जैसे मीनाक्षी जी कह रही थी कि आजकल फुटेज तो बहुत ली जाती है तो उस पर एक्शन नहीं होता। ये एक्चुअल सच्चाई है इसकी कि इतने सारे एक्शन कैमरास लगे हुए हैं, 90% तो वो काम ही नहीं करते। अगर वाले जो काम कर रहे हैं उसके अंदर से अगर कुछ रिजल्ट निकल के भी आता है उस पर एक्शन नहीं होता। अब इसका क्या हल होना चाहिए, आप मुझे ये समझाएं। जी बिल्कुल, एसीपी वेदभूषण जी से बात करते हैं। सर, जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? आपके आवाज करके पर जो समझ पा रहा हूँ मैं आपका जवाब देता हूँ। आप जो जिस बारे में डिबेट की जा रही है, वेदभूषण जी, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है, आपका माइक थोड़ा ठीक करें प्लीज। जी 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 सर, आपका अब ऑडियो आपको आवाज आ डिवाइस रही में है? शायद कोई समस्या है जी, इस वजह से आपको आपकी आवाज आवाज दिख नहीं आ रही रही। है मृत्युंजय? जी जी, अब आ अब रही है? आवाज आ रही है सर, अब आवाज आ रही है। आपको सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। देखिए, जो हम डिबेट कर रहे हैं वो एक इशू पर कर रहे हैं, वो सोशल इशू बन चुका है, वो लीगल इशू इतना नहीं है जितना कि जी हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। चाहे राजनीतिक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप जो इसका समाधान ढूंढ रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं उसका जो कहीं पर इलाज कहीं और होना है। पैर की हड्डी टूटी हुई है, आप दिल के हार्ट स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं। तो जो इसका इलाज है, जिस बारे में हमें चर्चाएं करनी चाहिए, जो इन तीनों चीजों में निकल कर जो तीनों केसेस के अंदर आया, चाहे निक्की यादव के केस में, चाहे कंझावला केस के अंदर हो, उसका इशारा कहीं और है। पर हम सीसीटीवी कैमरे में उलझ कर रह जाते हैं, पुलिस की नाकामियों को कोसने पे लगे रहते हैं, सरकारें आपस में कोसने पे लगे रहते हैं। सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, परंतु जहां तक समाज का सिस्टम का कानून का सिस्टम है, जो सिस्टम है वो कानून से चलता है। जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, चाहे वो सीसीटीवी को लेकर हो, चाहे और तमाम चीजों को लेकर है, जैसे जी कंझावला केस के अंदर तो ये हंगामा कर दिया गया कि पुलिस बहुत निकम्मी है, दिल्ली पुलिस बहुत घटिया है। मैं आपके चैनल पर पहुंचता हूँ, आपके व्यूअर तक पहुंचता हूँ, आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक केस बताइए जहाँ पहले दिन मर्डर का केस किसी एक्सीडेंट केस में हो दर्ज हो गया हो पूरे हिंदुस्तान में। केवल एक झारखंड केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 302 का धारा लगाई गई, परंतु ऐसा लगा जैसे पुलिस बहुत घटिया, निकम्मी और बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट किया जाता है, ये अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि उनको इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, परंतु सिस्टम अपने तरीके से काम करता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप कुछ और ढूंढ कुछ और रहे हैं और जा कहीं और रहे हैं। जी तो इसलिए सर, पहले आप हमारा अपना प्रश्न टारगेट फिक्स सीधा करें कि है। आप क्या कह रहे हैं, देखिए, जी जाना जी कहाँ है आपको। वेदभूषण जी, हमारा प्रश्न सीधा है सर कि इस तरह के जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में आगे ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? बस एक ही हल हम यही ढूंढने बैठे हैं, इसके और लिए चर्चा का कोई एंगल नहीं है सर कि इस तरह की घटनाएं हर महीने हो रही है ना दिल्ली में, जी, रोका साल की कैसे शुरुआत जाए? में। जी, इसे कैसे रोका जाए? ये तो वो जिम्मेदारी किसकी मृत्युंजय भी हो, ये तो ये वो छोड़ दीजिए, अब हाँ, रोका मैं कैसे जाए? बता रहा हूँ आपको, ये तो वो घटनाएं जो प्रमुखता से मीडिया में आ जाती हैं। बहुत जी सारे सैकड़ों लाखों केस ऐसे होते हैं जो ना मीडिया में एक्शन हो पाते, ना वो उनकी क्यों गिनती की पाती है, क्योंकि ये थोड़े सेंसेशनल केसेस होते हैं तो इसलिए मीडिया में आते हैं। इस तरह के बहुत केस हैं और आगे भी मैंने जैसा बताया, ये ट्रांजिशन पीरियड है। आप इस क्राइम को खत्म नहीं कर सकते कि ये क्राइम अब आपस में बेडरूम में पुलिस वाले वहां तैनात हो जाए, मियाँ बीवी के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिव इन रिलेशन के बीच में पुलिस वालों की तैनाती की जाए कि वो किस तरह का रिलेशन चल रहा है, क्या उनके रिलेशन खराब होने वाले, क्या लड़की शादी करने वाली है, क्या लड़का भागने वाला है। तो आप इसका सवाल और जवाब किसी और दिशा में है,
आप यदि इन केसों को लेकर यदि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को या किसी सरकार की कामयाबी नाकामयाबी को निश्चित करने की कोशिश करेंगे तो वो धरातल पर ठीक नहीं रहेगा। डिस्कशन, टीवी डिस्कशन के लिए, मीडिया के लिए एक अच्छा विषय, गर्मा गर्म एक टीआरपी गेन करने वाला हो सकता है, परंतु जो धरातल पर स्थिति है वो अलग है। जमीन पर जो हकीकत है, आप देखिए किसने लिव इन रिलेशन में, आप पूरे दिल्ली के अंदर देखिए, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा के अंदर देखिए, लाखों बच्चे आकर दूसरे स्टेट आकर यहाँ नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, कहाँ जा रही है उनकी रिलेशनशिप, ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, उनको समझाना, अपने बच्चों को चेक करना। अब वो उसमें इस तरह का मामला निकल कर उसकी माँ को यही नहीं पता कि उसकी बेटी ने शादी भी कर दी है, क्या लड़की की जिम्मेदारी कुछ नहीं है? जो लड़की कंझावला केस के अंदर शराब पीकर आती थी और 3-3 दिन वहां कई बार होटल में रुकती थी, तो ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं, तो लोगों को दर्द होता है कि लड़कियों के बारे में इस तरह की बातें ना की जाए। लड़कों के बारे में भी मैं कहता हूँ नहीं की जाती, लड़की के माँ बाप को भी पूछना चाहिए कि आप किसके साथ रिलेशन में हो, क्या आपकी रिलेशनशिप चल पाएगी नहीं चल पाएगी। तो इसका जो जहाँ ढूंढना चाहिए, कहीं और ढूंढने की जरूरत है, ना कि पुलिस के और सीसीटीवी कैमरों में ढूंढने की जरूरत है। ये कोई ऐसा स्ट्रीट क्राइम नहीं है सड़क पर चलता हुआ कि रॉबरी हो गई, स्नैचिंग हो गई, वहां पर पुलिस की प्रेजेंस नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे, इसका कोई इलाज नहीं है। और मेरा एक कहना और है कि जहाँ पर बहुत सख्ती होती है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर आदमी का पेनिस काट दिया जाता है, सिर काट घर से जुदा कर दिया जाता है, परंतु फिर भी वहाँ क्राइम होते हैं। ऐसी अवधारणा करना कि इसके बाद कोई क्राइम नहीं होगा, दिल्ली पुलिस ऐसा कोई टूल लेकर आएगी, जादू का डंडा, कि आज से दिल्ली में कोई क्राइम बंद। तो ये समाज का एक सिस्टम है, धीरे धीरे समाज अपने आप में ठीक करता है, करेक्ट करता है। पहले इस तरह की डिबेट नहीं होती थी, रेडियो ही होता था, आज टेलीविजन पर मैं और आप बैठकर स्काइप से, स्ट्रीम यार्ड पर डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसका जो इलाज है, इसका कहीं और ढूंढने की जरूरत है। मेरा पुनः यही कहना है, इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ना बनाना चाहिए, ना ये है आज को जबरदस्ती घसीटा जाए राजनीति में कि वो आम आदमी पार्टी निकम्मी है या बीजेपी अच्छी है या कम्युनिस्ट अच्छे हैं, तो ये एक अलग तरह की डिबेट है। उसके लिए आप किसी और प्लेटफॉर्म पर और तरह से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, जी परंतु ये बिल्कुल जो जी मामला है ये बिल्कुल और तरह का मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे सर आप पे। रचना जी कुछ कहना चाहती हैं? जी रचना जी। जी एसीपी साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि जब किसी भी महिला के ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार होता है और जब वो पुलिस के थाने में जाती है, तो क्या आपको ये पता है उसके साथ वहां किस तरह का व्यवहार होता है? क्या आपको ये पता है कि वहां उसकी फिर से और ज्यादा इंसल्ट की जाती है? क्या आपको ये पता है कि जब वो वहां जाती है और अपने बॉयफ्रेंड या लिव इन पार्टनर या अपने पति या अपने ससुराल या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी किसी के बारे में कंप्लेंट करती है, तो उसको काफी ज्यादा हल्के में लिया जाता है। और जहां तक हो सकता है पुलिस वाले ये कहकर कि ये घरेलू मामला है आपका, आप अपने आप में सुलझा लीजिए, हम कंप्लेंट तक ही सीमित रखेंगे, हम एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है एसीपी साहब, ये ग्राउंड रियलिटी है। इसी वजह से जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ते ही जा रहा है। आज अगर रात में मुझे दिल्ली से पार्टी करके 10:30 बजे घर लौटना है नेशनल हाईवे से गुड़गावा, मेरी जान धुक धुक करती रहती है, क्योंकि ना मेरे पास कोई वेपन होता है कार में, ना ही मैं बेसबॉल बैट रखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस भगवान का नाम लेके चलती हूँ। मुझे पता है कि मेरी सुरक्षा के लिए ना यहाँ पुलिस आएगी ना कोई आएगा, और मुझे पता है कि अपने आप को मुझे खुद हैंडल करना है। जी वेद जी से जवाब चाहेंगे। जी देखिए, आप तो एडवोकेट भी हैं, आप मुझे धारा बताइए। लड़की थाने में जाती है, बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ मारपीट मत करता है, मुझे अच्छे से नहीं बोलता है, मेरे साथ क्रूरता करता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सर ने आपकी ऑडियो, सर आपकी ऑडियो का किया थोड़ा हुआ है? इशू है सर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि पहले वुमेन सेंसस की कंप्लेंट जाएगी, इस पर जांच होगी, आर्बिट्रेशन होगा, मीडिएशन होगा, ये इट टेक्स 1 ईयर। तो आप कानून को बदलिए। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल उसका धड़ काट देना चाहिए लड़के का, बिल्कुल कर दीजिए, पर कानून तो बनाइए ना। अब कानून आपके पास है नहीं, आप कहते हैं कि लड़के को पुल अप कर जाए, लड़के की फैमिली को भी जिम्मेदार ठहरा जाए, लड़की की जो परवरिश है। एसीपी से ज्यादातर महिलाएं पुलिस थाने में ही पहले जाती हैं और विमेन थाने में ही जाती हैं, और वहीं पर उनके साथ इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप तो एडवोकेट हैं, आपको पता है कि उसका इलाज थाने में नहीं है, उसका इलाज वुमेन सेल के अंदर है, आर्बिट्रेशन के अंदर जाता है। विमेन सेल में भी ये होता है और नॉर्मल थाने में भी होता है। वुमेन सेल इतने कम होते हैं कि जब आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो आपको पहले नियरेस्ट थाने में जाना होता है, और आपको वहां पर जो विमेन आए हुए हैं उससे हेल्प लेनी पड़ती है। आप हर चीज के लिए वेट नहीं कर सकते सुबह होने का। रखना चाहिए, पुलिस उसमें डायरेक्ट मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के हाथ बांधे हुए नहीं कर सकती। आप दोबारा कानून को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी लड़की जाती है, मैं
दोबारा आपको बता रहा हूँ, वो बोलती है थाने में जी, मेरा बॉयफ्रेंड जी, मेरा बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास। जी जी, जी मीनाक्षी जी से जानते हैं, आपको क्या लगता है मीनाक्षी जी की इस तरह के जो मामले हैं वो कैसे कम होंगे, उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? और एसीपी सर ने लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस की बात की, तो जैसे आप देख सकते हैं श्रद्धा हत्याकांड में लगभग 6000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अब उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई, अब एक मामला पूरा शीशे की तरह साफ है, किस तरह से उसने दरिंदगी करके श्रद्धा को काटा मारा, उसके बाद भी अभी तक सजा नहीं हुई, तो ये किस तरह से आप देखती है? देखिए मृत्युंजय और बंकित, आप देखिए, क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ और महिलाओं के लिए काम करती रहती हूँ, तो मैंने बिल्कुल जमीनी स्तर पर इन सब केसेस को देखा है। ये सिर्फ श्रद्धा केस या निक्की केस नहीं है, मैंने तो महिलाओं के लिए काम किया है और पुलिस स्टेशन में कैसा व्यवहार है, मैं रचना जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिस का जो व्यवहार है महिलाओं के प्रति वो बहुत ही बेकार है। अभी जैसे इसी पर सर कह रहे थे कि रात को पार्टीज नहीं करनी चाहिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं करना चाहिए, तो ये मानसिकता देखिए कि पुलिस डिपार्टमेंट की मानसिकता यह है कि गलतियां सिर्फ महिलाओं की होती है, इसलिए उनके साथ अपराध हो रहे हैं। तो ये मानसिकता भी बदलनी है समाज के अंदर। दूसरा, हाँ, मैं अपने बच्चों को, खासतौर से अपने बेटों को ये शिक्षा देनी है कि महिलाओं का मान सम्मान किया जाए। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है बंकित, कि समाज के अंदर डर खत्म होता जा रहा है। महिलाओं के साथ अपराधों की ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही कि हमारे समाज के अंदर डर खत्म हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो वहां पे शिकायत दर्ज नहीं होगी, अगर शिकायत दर्ज हो जाएगी तो केस इतना लंबा चलेगा, जमानत हो जाएगी, केस इतना लंबा चलेगा, न्याय नहीं रहेगा। आप सोचिए आप कितने केसेस देख चुके हैं, इतने फेमस केसेस हैं जहां इतनी लंबी लंबी डिबेट चली है, सब कुछ चला है, लेकिन उसके बावजूद न्याय मिला कितना, 8 साल, 9 साल, 10 साल या 15 साल बाद अगर आपको न्याय मिला तो वो महिला को न्याय कैसे मिला, बताइए। अब बिल्किस बानो का ही देख लीजिए, बिल्किस बानो वाला केस हुआ, उसके अंदर भी आप देखिए उनको रिहा कर दिया गया। तो आप सोचिए कि महिलाओं की जो मानसिकता है वो इतना डर के अंदर आ गई है कि उनके अंदर सुरक्षा का बहुत अभाव हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम थाने जाएंगे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, दर्ज हो जाएगी तो न्याय नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि जो अपराधी हैं उनके अंदर डर खत्म होता जा रहा है। उन्हें डर ही नहीं है कि हम कोई अपराध कर देंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। कुछ लोग रसूखदार होते हैं, उन्हें यह पता है कि हम अपने रसूख से छूट जाएंगे। कुछ राजनीतिक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको लगता है कि हम राजनीतिक इन्फ्लुएंसर होने के नाते छूट जाएंगे। तो जो डर है समाज के अंदर वो खत्म होता जा रहा है। तो पहले तो वो जो डर है कि हमने अगर अपराध किया तो हमारे साथ कानून हमारे साथ सख्त कार्रवाई करेगा या हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो डर जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसे अपराध बढ़ते ही रहेंगे। बंकित, आपको देखो, जवाबदेही सबकी है, जवाबदेही पुलिस प्रशासन की भी है, कानून व्यवस्था की भी है, न्याय व्यवस्था की भी है, हमारे समाज की भी है और सरकारों की भी है। तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इन अपराधों के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर आरोप थोपने से कि ये समाज की खराबी है उसी की वजह से हो रहा है, या सिर्फ पुलिस प्रशासन की खराबी है उसकी वजह से हो रहा है, तो सबकी जवाबदेही है और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे, दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर कभी अपराध खत्म नहीं हो सकते और रोज आए दिन ऐसे अपराध चलते रहेंगे, हम डिबेट्स करते रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा उसका। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल। चांद बख्शी जी से जानते हैं, मैम आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये जो आपराधिक मामले हैं, ये जो वुमेन्स पे क्राइम और अत्याचार जो देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर या देश के अंदर, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम जो हमारी ये कंट्री है ना, यहाँ पर ना, जैसे आप कहते हैं कि लेडीज को या लड़कियों को रात को तैयार होके निकल रही हैं। अब कुछ लड़कियां काम भी, डॉक्टर्स भी हैं, कुछ लड़कियां और भी काम, नाइट ड्यूटीज भी करके आ रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां रात को बाहर ना निकलें या तैयार ना हो या कुछ ना हो। यहाँ पर जो मेंटालिटी लोगों की है, ये सोच ही गलत है कि लड़की तैयार होकर निकलती है इसीलिए, या लड़की रात को निकल रही है। ये सबसे बड़ी गलत ये चीजें हटानी पड़ेंगी। इतनी कंट्रीज ऐसी हैं यहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लड़कियां कुछ भी हो जाए, हमारी कंट्री में लॉज, मेन प्रॉब्लम लॉज की है, सोच की है। सबकी सोच बदलनी होगी, जब तक सोच नहीं बदली जाएगी तब ये नहीं चेंज हो सकता कि लड़कियां काम ना करें, लड़कियां लेट ना आए, लड़कियां तैयार ना हो। ये कहाँ की बात हुई? गलती लोगों की आंखों में होती है, ये नहीं कि लड़कियों के तैयार होने में होती है गलती। जी बिल्कुल चांद जी, एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बातें सामने आती हैं, तो बिल्कुल ही तब आप कहते हैं कि जी लड़के लड़कियां बिल्कुल इक्वल हैं, इक्वल राइट पे चल। अगर आजकल लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं लड़कों से या जो भी है, काम तो कर रही है ना, काम अगर लड़का रात को काम करके लेट आता है तो ठीक है, अगर लड़की रात को लेट काम करके घर से निकली है, घर में पहुंच रही है, तो उसके लिए 100 सवाल हैं। और अगर हाँ, हमारी इंडियन पुलिस की बात रही, जैसे भी हम लोग जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं या लड़कियां किसी तकलीफ में होती है, उनकी चीजों पे एक्शन उसी वक्त क्यों नहीं लिया जाता?
उनको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता उनकी बात पे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल चांद जी। जी। रचना मैम से जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार सवालों के घेरे में। तो जी। आपको लगता है कि हमने पहले भी इस पर कई बार बातें की है? चाहे दोनों मामले देख लीजिए, श्रद्धा हत्याकांड में भी लिव इन रिलेशनशिप एक अहम रोल था और निक्की वाले में भी यही है। तो मैम ये कितना इन्वॉल्व है लिव इन रिलेशनशिप इन दोनों मामलों में? क्या इसकी वजह से आए दिन अपराध हो रहे हैं? देखिए, अगर मैं एक मॉडर्न वुमेन की तरह बोलूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप आर हियर टू स्टे। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले और आप उनको बताएं कि आप किसके साथ रह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को एक एक्सपीरियंस है, एक मैच्योरिटी है, वो आपको बता सकते हैं कि ये शख्स जिसके साथ आप रहना चाह रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं। तो अगर हम अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आई थिंक हम काफ़ी हद तक सेफ है, क्योंकि अगर हमें कुछ होता है तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे टू रिमेन सेफ। और नॉर्मली लड़कियां पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर रहती हैं और लड़के भी पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर रहते हैं, इसलिए उनको पता है कि अगर कोई भी क्राइम होगा, कुछ होगा, तो लड़की ने अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ रहता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। यही है कि अगर जो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह भी रहे हैं तो आपको अपने परिवार वालों को जानकारी देनी चाहिए। जिस तरह निक्की यादव मामले में आ रहा है कि उन्होंने 2020 में शादी भी कर ली थी और एक तरफ उनके पिता है जो डिनाई कर रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर जो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो जरूर अपने परिवार को इसकी जानकारी दें कि आगे अगर जो कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इसका कोई गलत फायदा ना उठा सके और आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहे। हाँ, क्योंकि और अगर परिवार आपके साथ खड़ा है तो आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, फिर आप जी। सेफ हैं। बिल्कुल रचना जी। मीनाक्षी जी कुछ कह रही थी मैम। मैं रचना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बंकित आप ये देखें कि हमारे समाज में लिविंग रिलेशनशिप की एक्सेप्टेंस नहीं है। आज भी हमारे समाज के अंदर लिविंग रिलेशनशिप को गलत माना जाता है और युवाओं की सोच बिल्कुल बदल रही है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लीगल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं समाज के कारण लोग इस जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से और समाज से अपने लिविंग रिलेशनशिप को छुपाते हैं, लेकिन अपराध का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, अपराध चाहे लिविंग रिलेशनशिप हो चाहे मैरिड लाइफ हो, अपराध तो अपराध होता है। आज जो अपराध लिविंग रिलेशनशिप में हो रहे हैं वो एक मैरिड लाइफ में भी होते हैं, जहां पर माँ बाप की कंसेंट से क्या कहते हैं, आप देखिए शादियां होती हैं फिर भी मर्डर होते हैं। हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर देते हैं, वाइफ मर्डर हस्बैंड का मर्डर कर देती है। अभी अभी रिसेंटली आपने एक केस भी सुना होगा यहाँ पर गुरु अंगद नगर लक्ष्मी नगर के अंदर कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और अपना भी मर्डर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस, तो इसका अपराधों से कोई लेना देना नहीं है, ना लिविंग रिलेशनशिप का ना मैरिड लाइफ का। ये हमारी मानसिकता का लेना देना है सब कुछ। तो अपराध जब तक हमारी मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक अपराध भी कम नहीं हो सकते। जी। और मीनाक्षी जी ऐसा भी है कि कुछ और सख्त कानून आने की जरूरत है। जैसे आप श्रद्धा हत्याकांड देख सकते हैं, काफी समय हो चुका है, चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, सब कुछ एकदम क्लियर है, लेकिन फिर भी उसको अभी तक सजा नहीं हुई है। और क्या आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग घेरेंगे कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री को? अभी तक दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से जाकर मुलाकात नहीं की। अमित शाह जी से क्या आपको नहीं लगता कि मुलाकात करनी चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए ताकि जो दिल्ली के अंदर जो अनसेफ एनवायरनमेंट है महिलाओं को लेकर उसे ठीक किया जा सके साथ मिलकर? बिल्कुल बंकित, पहले मैं आपके पहले वाले बात का जवाब दे देती हूँ कि बिल्कुल हमारे कानून को सख्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे कानून बहुत लचीले हैं, उसी के कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि आप सोशल मीडिया पर कोई किसी को भी कुछ भी लिखकर भेज सकता है, लेकिन उसकी थाने में ही जमानत हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ भी अश्लील लिख रहा है, धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे, रेप करने की धमकी दे, उसकी जमानत देखिए थाने के अंदर ही हो जाती है। और उसके बाद उसका मनोबल और बढ़ जाता है और वही फिर आप एक घरों बहुत ही बड़े उसमें अपराध में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। तो जो ऐसी जब इतना संगीन मामला होता है तो उसमें कानून को सख्त होना चाहिए। पहले उनको मामले को देखना चाहिए कि किसमें कितनी संगीनता है। अगर मामले की संगीनता के अकॉर्डिंग ही कानून सख्त होने चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कर ले, कोई भी आज देखिए कोई भी सख्त कानून नहीं है।
आप सोशल मीडिया पे किसी को धमकी दे दीजिए, रेप करने की धमकी दीजिए, जान से मारने की धमकी दीजिए, आप 507, 509, 500 से ऐसी धाराएं लगती हैं और क्या कहते हैं आपके थाने में जमानतें हो जाती हैं, उससे उनका और मनोबल बढ़ जाता है अपराधी का, फिर वो रेप में कन्वर्ट हो जाते हैं या हत्या में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम डिबेट करें तो उसका कोई फायदा नहीं है अंकित। फायदा जी, तब बिल्कुल। है जब हम इन ऐसी चीजों पे सख्त कानून बनाएं ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सोचिए उस महिला की क्या हालत होती होगी जिसको ये इस तरीके की धमकी मिलती होंगी या इस तरीके की चीजें होती होंगी और उसके बाद उसका जो अपराधी है वो छूट जाए उसकी आंखों के सामने ही, तो वो कैसे सुरक्षित महसूस करती होंगी अपने आप को। बिल्कुल, तो मनोबल गिर जाता कानूनों के अंदर कानूनों को सख्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है महिला सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, और दूसरे दूसरी सवाल चीज दिल्ली, जी, हाँ बिल्कुल, दिल्ली सरकार की आपने बात की तो हम हमेशा आवाज उठाते आए हैं और हमेशा केजरीवाल जी ने हमेशा इसके लिए आवाज उठाई है। इसी मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जब पीछे कंझावला केस हुआ था तब भी हमने एलजी साहब के अगेंस्ट से सवाल पूछे थे इस चीज जी, के जी। लिए कि भैया क्यों दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। तो हम तो महिला सुरक्षा के ऊपर हमेशा आवाज उठाए हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर उनसे एलजी साहब से संभल नहीं रही है दिल्ली की सुरक्षा तो केजरीवाल जी को दे दे। अगर वो नाकाम है, अगर वो नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार नहीं संभाल सकती दिल्ली की सुरक्षा को तो केजरीवाल जी को दे दे, वो खुद संभाल लेंगे। मीनाक्षी जी, अब समय आ चुका है कि कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, एक समन्वय बनाना पड़ेगा। आपको भी पता है कि वो जब तक इस पद पर हैं वो हटाए नहीं जाएंगे और एक अच्छा समन्वय बन जाए तो वो बेहतर होगा, ना कि आम आदमी पार्टी का बीजेपी और एलजी पर आरोप लगाना और बीजेपी या एलजी ऑफिस के द्वारा आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाना। और अगर जो केजरीवाल जी के पास ऐसा कुछ आइडिया है कि वो अपने हाथ में दिल्ली पुलिस लेकर के सब कुछ सुधार देंगे तो वो क्यों नहीं एलजी साहब से शेयर करते। हो सकता है कोऑर्डिनेशन हो तो दोनों मिल करके पहले ही सुधार दें। मृत्युंजय जी और बंकित जी, आप ने बहुत पहले भी सारी चीजें देखी होंगी। हमेशा से ही केजरीवाल सरकार ने एलजी के साथ समन्वय बनाने की कोशिश की है, किंतु केंद्र सरकार के इशारों पर हमेशा एलजी जी ने दिल्ली सरकार के कामों में टांग अड़ाने का ही काम किया है, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित है और क्या कहते हैं उनको ये लेना देना नहीं है कि दिल्ली की जनता क्या भुगत रही है या दिल्ली की जनता को क्या चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को तंग करना है ताकि जनता में ये मैसेज दिया जाए कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। आप देखिए, हमने हमेशा समन्वय बनाने की कोशिश की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे एलजी साहब हो, लेकिन उसके बावजूद समन्वय बनता नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये बंकित कि जवाबदेही और जिम्मेदारियां तो एलजी साहब ही निभाएंगे ना, इसके लिए समन्वय की क्या जरूरत है। इस अपनी जिम्मेदारियों के लिए केजरीवाल जी से तो नहीं कह सकते ना, केजरीवाल जी से तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जिम्मेदारियां तो निभानी एलजी साहब को ही पड़ेंगी ना, क्योंकि उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, और वो उसमें बिल्कुल असफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मीनाक्षी जी लौटेंगे आपके पास। जी। रचना जी से पूछते हैं। बिल्कुल। रचना जी, आप कितने सहमत हैं मीनाक्षी जी की बातों से? हमारा ये मानना है कि चाहे एलजी हो या दिल्ली सरकार हो, एक अच्छा समन्वय बने और इस तरह के मामले जो है आपराधिक मामलों पे कंट्रोल किया जाए। और आपके हिसाब से क्या है, कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह के अपराध देखने को कम मिले लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की तरफ से? जब तक दिल्ली को स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक एलजी सीएम की बात नहीं मानेंगे, वो क्लियर कट है, क्योंकि जब स्टेटहुड मिलता है तो आपको उस तरीके के पावर्स मिलते हैं। सेकेंडली कानून जो है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, स्पेशली निर्भया के केस के बाद, और कानून अपनी जगह पे फिर भी ठीक है, और कानून को बदलना या उसमें एडिशन करना ज़रूरी है, पर वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जो टास्क इजीली अचीवेबल है और जो करना चाहिए वो ये है कि हमें इस तरह की हीनियस क्राइम्स को एक्सपीडाइट करना चाहिए, फास्ट ट्रैक जस्टिस देना चाहिए। 3 महीने के अंदर अगर ये क्राइम्स अगर स्पेशल जज बिठा करके अगर इन्हें खत्म किया जाए तो अपने आप एक मैसेज सोसाइटी में जाएगा कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो 3 महीने के अंदर हमें लाइफ सेंटेंस हो सकता है, हमें हैंग अन टू डेथ हो सकता है, या और भी किसी और तरीके की हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो फास्ट ट्रैक अगर हो जाए जस्टिस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फास्ट ट्रैक नहीं होता है इसलिए बहुत से विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से, इस वजह से केस ढीला पड़ जाता है और जो मुजरिम है वो छूट जाते हैं। जी, चांद बख्शी जी से एक आखिरी प्रश्न करेंगे समय की कमी को देखते हुए। आपको क्या लगता है मैम कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है हमारे समाज के अंदर? कहीं ना कहीं लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अवेयर करने की जरूरत है।
नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल इक्वालिटी के करती, हमेशा गलती लड़कों की भी नहीं होती है, लड़के लड़कियां जी। अगर अब देखा जाता है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मेन प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, मेन प्रॉब्लम हमारे लॉ में है। रचना जी ने जैसे कहा कि अगर हमारे लॉ में हमें क्या कहते हैं, काफी अपनी चेंजेस लाने की जरूरत है, पर ये आसान नहीं है। अगर एक मैंने आपको पहले भी इसी बात में बोला है कि दूसरी और कंट्रीज हैं और ये वुमेन पे इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं कि लोग डरते हैं। यहाँ पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एंड में क्या होता है कि वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है और लोग छूट जाते हैं अपने क्राइम करने के बाद भी। जी इस चीज वुमेन एम्पावरमेंट के, लेडीज के चक्कर में इनको सबको शीघ्र से शीघ्र ही एक न्याय मिलना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, जो कि आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में भी लाना चाहिए। लड़के और लड़कियों को समझाना भी चाहिए एक इस पे बिल्कुल एक, ताकि कुछ क्राइम करते समय लोग सोचें और डरें। दुबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, दुबई का एग्जाम्पल लेते हैं। जी जी चांद जी का नेटवर्क इशू के चलते शायद जी जी वहां पर लेडीज के लिए कितनी स्ट्रिक्ट है, किसी भी आप मुस्लिम कंट्री में लीजिए कितना स्ट्रिक्ट है, एकदम से एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर एक्शन में प्रॉब्लम है, सिस्टम में जी प्रॉब्लम, लोगों की सोच में प्रॉब्लम है। जब तक ये सब चीजें रूट से ठीक नहीं होंगी तो कोई कुछ इस चीज का कोई हल नहीं निकलेगा। डिबेट पे डिबेट, तारीख पे तारीख पड़ती जाती हैं और इससे पहले रिजल्ट नहीं सामने आ रहा है। जी जी बिल्कुल चांद जी। कहा और था कि अगर कोई लेडीज अपना कोई रिपोर्ट लिखवाने जा रही है, उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जी उस हर बात किसी को का रोल है। जी सबको अपना रोल कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा जी, और तभी जाकर के जी एक सबक मिलनी चाहिए इस तरह के जो अपराधी हैं। जी जी। चांद जी और रचना जी और मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, सभी का अपना हमसे जुड़ने कीमती के लिए और कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। जी वेद भूषण जी का भी धन्यवाद। तो देखा आपने कि हम लोगों ने चर्चा की, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो या ना हो और जो अपराधी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और फिलहाल गलती किसी की भी हो, जिस तरह से कानून की बात हुई, पुलिस प्रशासन की बात हुई और या फिर कैमरास की बात हुई, स्ट्रीट डार्क स्पॉट्स की बात हुई, हर मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए और उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। जी हमारा भी यही मानना है कि चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, गृह मंत्रालय के अंदर आता है कहीं ना कहीं दिल्ली, चूंकि एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है और ये पूर्ण राज्य की दर्जा नहीं है दिल्ली के पास, तो इसलिए सुरक्षा की राजधानी जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय की है। तो लेकिन एक समन्वय जो है, जो आम आदमी पार्टी सरकार में है और बीजेपी केंद्र सरकार में जो नहीं बैठ पा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है मंकित जी की ऐसी चीजों का जिस तरह के अपराध हो रहे हैं और साथ बैठ के चर्चा हो तो शायद कुछ बढ़िया रिजल्ट निकल के आ सकता है दिल्ली की जनता के लिए। और दिल्ली की जनता के लिए शायद दोनों पार्टियों को साथ में बैठ के सोचना चाहिए इस मुद्दे पर। और निक्की यादव जो हत्याकांड है, इसको लेकर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया उन्हें जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल 5 आरोपी हैं जो फिलहाल गिरफ्तार किए गए, 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो जा चुके हैं। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में लगी हुई है और शादी की बात सामने आ ही चुकी है कि इन दोनों ने 2020 में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और उसके फुटेज भी सामने आ चुके हैं, फोटोज भी सामने आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस एंगल से वो इस जांच को आगे बढ़ाती है। जी और जैसे ही कोई ताजा अपडेट हमें मिलेगी इस मामले को लेकर तो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। जी तब तक देखते रहे दिल्ली 24/7, जहां हम दिखाते हैं खबर दिल्ली।